नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेशन नाउ और नेशन नाउ की तरफ से आपको जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम। बाय द वे वो बकरीद भी है मंडे को, जी हाँ, कुर्बानी वाली ईद है मंडे। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, वणकम in Chinese, ni hao, in Japanese, konnichiwa. Pradeep ji. Abariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wonderful, absolutely wonderful. Right, so the Prime Minister is back. Yes, sir. After having met everybody. Everybody. But there were two great points for me. One was, of course, the way Giorgia Meloni, put out a selfie. Greeted, yes. Saying that from Team Meloni, it's welcome to Mr. Modi. And the other one was Mr. Modi meeting the Pope. Bilkul, sir. I mean, Pope Francisco, he's hugged him, really. What a lovely sight. Can we have that footage? I would love to see that footage of Mr. Modi with the Pope. Modi साहब Pope के साथ, मतलब माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त है सीन। क्या वो फुटेज दिखा सकते हैं हम लोग? Is it possible? What was that, by the way? वो जो ऊपर से Italia. ये तो ठीक है, तो जॉर्जिया मेलोनी जी के साथ है, लेकिन पोप के साथ कहाँ है? वो तो दिखाइए। क्या The Pope on the wheelchair? I think they've decided they're going to show everything in a sequence. मतलब उसके बिना आप दिखाएंगे ही नहीं। क्या बात है सर? There it is. I want to see that hug. Where's the hug? Oh, it's a wonderful hug, sir. There was a hug before. There's a before, there's a hug. Before this there was a hug, and naturally, of course, they will not show that. चलिए बाद में दिखा दीजिएगा, कोई बात नहीं। In any event, we have Mr. Abhishek Tripathi of the BJP with us. Abhishek Tripathi ji, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर, जय सिया राम, हर हर महादेव। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। तो सर, congratulations. The third term of Mr. Modi has already started, and he has already begun. He has gone and attended as an invitee to the G7 summit. और वहाँ पे वो हर एक से मिले, ट्रूडो साहब से भी मिले, और मैं सुनने में ये आया कि बड़े इम्पोर्टेंट इशूज़, जो बड़े कॉन्फ्रंटेशन वाले इशू हैं, वो भी डिस्कस हुए वहाँ पे। मैक्रोन साहब से भी मिले, जर्मन चांसलर साहब थे वहाँ पे, उनसे भी मिले, जापानीज प्राइम मिनिस्टर से भी, एंड ऑफ कोर्स द इटालियन PM and Mr. Joe Biden, and of course the Pope. For me, the meeting with the Pope was wow, it was right out of the world. It was absolutely fantastic. And now he's back. And now the Prime Minister is back, really and truly fantastic. Absolutely lovely. So, what do you make of this now, Abhishek Tripathi ji? Mr. Modi 3.0. How will it be different? It will be different in terms of progress, like always. What our honorable PM says, that progress of the country should be first, development in the country should be first. तो ये भी उसी तरीके से रहेगा, आगे ही बढ़ता रहेगा। चुनाव हुआ तीसरे बार, जो सबको एक्सपेक्टेड था, तीसरे बार हमारे भारतीय जनता पार्टी आई, लेट NDA गवर्नमेंट आई, और मोदी जी फिर से प्रधान बने। अच्छी बात है, थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर हुआ चुनाव में, होता है। हम सब लोग बैठ के इस बात को एक तरीके से देख रहे हैं कि कहाँ क्या कुछ जो गलतियां हुई हैं, जो त्रुटियां हुई हैं, जो मिस्टेक्स हुई हैं, जिसकी वजह से सीट्स थोड़ा ऊपर नीचे हुई है। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। बट प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, लाइक ऑलवेज, ही ट्रैवल्ड टू इटली फॉर द G7 समिट जी, एंड सारे वर्ल्ड लीडर्स से मिले, कंट्री हेड से मिले, और लाइक ऑलवेज ही इज एट वर्क। जी, जबरदस्त। लेकिन I don't know why you say that, because as far as the BJP's performance is concerned, it has been absolutely fantastic. भाई देखिए, मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूँ, हम भी यहाँ पर बोल रहे थे, मैंने खुद बोला यहाँ पे कि मिनिमम 305, मैक्सिमम 335 सीट आएगी बीजेपी की। ये यहाँ पे एक बार नहीं, मैंने खुद बोला यहाँ पे 1000 बार जी जी। पर ठीक है, वो मतलब उसमें क्या है कि कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाती है, स्पेशली जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, वहाँ पर जरा कैलकुलेशन ऊपर नीचे। महाराष्ट्र, सर महाराष्ट्र में ठीक है, महाराष्ट्र भी एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ रिजल्ट, वेरी फ्रैंकली। आई वी कैन गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। लेकिन वो राजस्थान में जो 8 सीट कांग्रेस जीत गई, फिर 2-3 और जगह पे जहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था, वहाँ पर भी कांग्रेस ने 5-10 सीटें जीती हैं, तो थोड़े से नंबर नीचे आ गए। लेकिन फिर भी इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, व्हाट पीपल डोंट रियलाइज। आई मीन, जिस तरीके से अभी एक सिनेरियो बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हार है, जो माशाल्लाह जो क्या है, जो
मैंडेट मिला था मोदी को, अभी मोदी को मैंडेट नहीं मिला है। अरे यार 240 सीट लेकर के आए हैं भाई, 240 जो सीट है वो पिछले 3 चुनाव में 2014, 19 और 24 में कांग्रेस की मिला के आज तक सर वो कांग्रेस के साथ तो तुलना नहीं कर सकते ना सर अभी, वो तो मुझे नहीं लगता, वो मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार आज के दिन भी वो बोल रहे हैं कि बीजेपी को और मोदी जी को मैंडेट नहीं है गवर्नमेंट में बैठने का, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि हम एनडीए साथ में लड़े थे चुनाव, और अगर हमें मैंडेट नहीं है बैठने का तो उनका क्या हाल है ये उनको समझना चाहिए। और इस तरह के जो स्पेशल कमेंट्स वो बोलते हैं सर, सीधी बात है, जिस तरीके से पूरे देश ने समर्थन किया है मोदी जी का, मानना पड़ेगा उसको, irrespective of whether or not you agree with him, you don't agree. Like for example, I don't agree with the manner in which the BJP campaign was conducted during the last few phases. But that's my opinion. I mean, we are a democracy. So what? अब BJP का जो think tank है, उनकी सोच है, उनका विचार है, हम क्या करें उसके बारे में? क्योंकि मुझे तो आज तक कभी किसी ने इन्वाइट नहीं किया कि बीजेपी ज्वाइन करो, सीधी बात है। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब निमंत्रण आएगा, हम लोग जाएंगे वहाँ पे, आज तक तो आया नहीं है। बल्कि अच्छा ही है कि नहीं आया। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को मालूम है कि अगर बीजेपी बुला लिया, बीजेपी की ऐसी हो जाएगी, खैर वो दूसरी बात है। लेकिन यहाँ आप मुझे ये बताइए सर कि आरएसएस में पहली बार पब्लिक में उन्होंने बोला है सर, ये बोलने की क्या जरूरत पड़ गई आरएसएस को? इंद्रेश कुमार जी बड़े इतने रिस्पेक्टेड सर, मतलब क्या कहें उनको, वरिष्ठ नेता हैं आरएसएस के, हमारे मोहन जी भागवत जी, मतलब क्या बात करें, मतलब वो उनका जो ये बोलना सर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है सर, मुझे नहीं। वो क्या है कि आरएसएस को हम लोग पूरी तरीके से मानते हैं, इसमें बोलने में कोई किसी तरीके का कोई हम अपनी जबान को दबा के नहीं बोलेंगे। जी हाँ, आरएसएस है और हमारे हम उनके अनुयायी हैं, हम उनको मानते हैं, उनके साथ चलते हैं। आज जो भी हुआ चुनाव में, और डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है थर्ड टर्म किसी का आना मोदी जी का, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना अपना व्यू रखते हैं, और उनका व्यू जैसे बहुत से लोग बोलते हैं वैसे सारे लोग बोलते हैं, लेकिन इसको हम कंस्ट्रक्टिव तरीके से ही लेंगे हमेशा की तरह, एंड विल ट्राई एंड प्रोग्रेस अगेन ऑल ओवर अगेन। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर कुछ लोग इस तरीके से बोल दे रहे हैं या कहीं पे लिख दे रहे हैं आरएसएस के माध्यम से, तो उसमें किसी तरीके का कोई बहुत अचरज वाली बात नहीं है। इट्स नॉट समथिंग वेरी स्ट्रेंज दैट somebody from the RSS is saying many things. लेकिन फिर भी एक सेकंड प्रदीप जी, फिर भी बड़ी दबी जबान में उन्होंने जवाब दिया है, क्योंकि हमारे नड्डा साहब ने तो ये कह दिया था हमें अभी आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी खुद अब बहुत सक्षम हो चुकी है, बहुत बड़ी हो चुकी है, अभी आरएसएस की आवश्यकता नहीं है हमको। नहीं देखिए, ये मीनिंग, ये देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये इस तरीके से वन लाइन में मीनिंग नहीं था। हम लोग सक्षम पार्टी हैं। I'll tell you exactly what he said. I remember it exactly. We needed the RSS earlier, but now the BJP has grown on its own, so we don't need them anymore. This is what he said. There is always a time in life, like we as human, when we are kid and we are growing up, we always need help of our parents and all of that. But एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हम घर से निकलते हैं और खुद से अपना काम करना शुरू करते हैं, तो पार्टी भी उस तरीके से ग्रो हुई है इन लास्ट ओवर अ डिकेड, एंड सब लोग, और वो हमने देखा भी है 14 में, 19 में, ओवरऑल, इनफैक्ट 2024 इस बार भी। लेकिन हाँ, इस चीज को इतना उससे नहीं लेना चाहिए कि वी आर नॉट विद आरएसएस, या ये ऐसी कोई मीनिंग नहीं थी नेशनल प्रेसिडेंट की। एक समय में ऐसा बोला जाता है, या ये ऐसा फील होता है कि वी आर अचीविंग अ पर्पस फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन। It's more of that. You know, Rahul Gandhi, you check, Rahul Gandhi has said that Prime Minister Modi has a fundamental misunderstanding. That's what he said. Rahul Gandhi. He said Prime Minister Modi has a fundamental misunderstanding. PM Modi cannot dictate to the people of India. He cannot dictate. He cannot use the CBI, ED, income tax, and the people of UP have shown it, the whole country has shown it. The people have told him in one single mandate this time, don't touch the constitution, Mr. Modi. संविधान को आप हाथ मत लगाइए, संविधान से छेड़छाड़ मत कीजिए. This is the message of 2024 election. That's what Rahul Gandhi is saying. See, the wrong narrative in this election came out, and this was one of the reason. This kind of narrative, when they say कि we were going to touch or change the constitution, nothing of that sort was ever planned or was in the pipeline. ये इस तरह के गलत नैरेटिव फैला के भी इन लोगों ने जो चुनाव में गलत प्रचार करके गलत चीजें, and when he says fundamental problem, I think Rahul Gandhi is a genetic problem, who has this kind of,
he is an insecure person. He wasn't sure where to contest from till last minute. Then when he filed the nomination, इस तरह की बातें एटलीस्ट राहुल गांधी के मुंह से तो अच्छी नहीं लगती. इतना ही था तो प्रियंका गांधी को भी चुनाव में लाना चाहिए था, और इतनी श्योरिटी थी. ठीक है, बाई चांस कुछ चीजें, कुछ सीटें आ गई हैं, पर इस तरीके से ऑल हिज लाइफस्टाइल, ऑल हिज पॉलिटिकल लाइफ मैच नहीं करती कि वो इतनी बड़ी बातें बोले. कहीं से आगे जाके राहुल गांधी जी says that Prime Minister Modi has a criminal cabinet. Criminal cabinet Prime Minister Modi has 28 cabinet ministers are with serious criminal records, including murder, attempt to murder, अलग-अलग. तो इसमें बोले ये इस चीज में मोदी जी के चाल, चरित्र और चेहरा एक्सपोज हो चुका है. आपके कैबिनेट में क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल केसेस वाले 28 मिनिस्टर है. अभिषेक जी, अभी पप्पू यादव जो इंडिपेंडेंट जीते हैं बिहार से, इफ आई एम गेटिंग द नेम राइट, पप्पू यादव. Yes, he has joined Congress. Yes. So we all know who Pappu Yadav is, what is criminality and all of that. And Rahul Gandhi खुद बेल पे बाहर हैं, उनकी माता जी बेल पे बाहर हैं, उनके जीजा जी बेल पे बाहर हैं, रॉबर्ट वाड्रा. तो इस तरीके से बातें अगर राहुल गांधी बोले कि क्रिमिनल कैबिनेट एंड ऑल ऑफ दिस, ये उनको सिखाया जाता है. प्रदीप जी, राजीव जी, उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनको ये सब वर्ड्स देते हैं. आई थिंक ही इज नेवर कैपेबल, ही वाज नेवर, ही नेवर शैल बी. तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि कुछ लोग उनको इलेक्शन के बाद ज्वाइन कर रहे हैं जो हिस्ट्री शीटर्स हैं. एंड वी ऑल नो फॉर ओवर 3 decades व्हाट पप्पू यादव इज. तो but clarify one thing for me. I'm not really sure. Is Pappu Yadav allowed to join the Congress, or is he allowed only to give support? Can he join the Congress? What we know, what we've seen is, I think he's joined the Congress. An independent can join, I believe. Okay, so that means that chap from Sangli can also rejoin the Congress. He was earlier in the Congress only. He was rebel candidate. Okay, so is that the reason why Congress is saying now that they've got 101 seats? No, Ladakh wale bhi, Ladakh ke MP is officially with them. Now he's officially joined. Yes, Ladakh MP. So 102 हो गए. Yes. Now Rahul Gandhi, just a final word. Rahul Gandhi, because allegation बहुत serious है. He says Congress and India alliance has destroyed the idea of Modi. एक आइडिया ऑफ मोदी था कि मोदी 1, मोदी 2, मोदी 3, मोदी गारंटी. बोला कि they have destroyed the idea of Modi. Modi today is not, he's come down from being an autocrat to a democrat. बहुत डेमोक्रेसी में विश्वास करने लगे. उनके डीपी चेंज हो गया, इट्स इंक्लूसिव. उस डीपी में चंद्रबाबू नायडू भी है, नीतीश कुमार जी भी है, और पूरे अलायंस का फोटो भी साथ में डालते हैं और संविधान के सामने माथा टेकते हैं. He says this is a different Modi, and this different Modi is because of a strong Congress and a strong India alliance. He says we have forced Modi to become a democrat from a totalitarian dictator. मोदी जी ने पहले भी 2014, 2019 में भी माथा टेका था. कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है पार्लियामेंट के हॉल में जो रखी हुई है, तो आई थिंक कोई भी ऐसी चीज उन्होंने इस बार नहीं की है जिसकी वजह से कोई कह सके ऐसा कि डेमोक्रेसी में वो बिलीव नहीं रखते हैं. और जहां तक बात है कि कांग्रेस ने और इंडी ने एनडीए पहले से ही, ऐसा नहीं है कि हमको बाद में किसी से सपोर्ट लेना पड़ा हो, हम पहले से ही साथ में चुनाव लड़े हैं. हमने सीट शेयरिंग की है, प्रॉपर तरीके से हमने इलेक्शन को कंटेस्ट किया है, और उसके बाद हम विन किए. सो इस तरीके का चीजें, उसमें क्या डाउट है? उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं. इस तरीके का अगर इमेच्योर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क. सर मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रहा हूँ. सर आगे की बात करें थोड़ी सी. एक छोटा सा सवाल है अभी कैबिनेट के ऊपर, और उसके बाद फिर जरा आगे की बात करेंगे कि प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए आगे जा करके मोदी 3.0 में. लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है, जो खटक रही है, मुझको जो खटक रही है, 72 मंत्रियों में से एक भी मुसलमान नहीं है सर, एक भी मुस्लिम नहीं है. सर ये क्या है? मतलब एटलीस्ट देयर शुड हैव बीन एटलीस्ट 5 or 6 मुस्लिम, 2 या 3 मुसलमान तो होने चाहिए थे यार. तो मतलब मिनिस्ट्रीज में ये क्या है सर? प्लीज आप जरा एक्सप्लेन करें मुझे. ये कोई डेलिब्रेट अटेम्प्ट नहीं है इस तरीके का. देखिए, वी आर इन अ कोalition एंड विनिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. हर चीज को एक मायने एक पकड़ के चलना पड़ता है कि कहाँ से हमें अपने मिनिस्टर्स लेके आने हैं, क्योंकि वी हैव तेलंगाना, वी हैव आंध्र प्रदेश, वी हैव महाराष्ट्र, वी हैव उत्तर प्रदेश, वी हैव होल लॉट ऑफ स्टेट्स. तो एक उस तरीके से होता है. और ये लास्ट कैबिनेट नहीं है. आई मीन देयर इज ऑलवेज अ रिशफल एंड ऐड ऑन टू इट. तो इस हाँ, यहाँ पर एक चीज तो है, चलिए बीजेपी से कोई मुस्लिम नहीं है, तो बाकी नीतीश कुमार जी किसी मुस्लिम कैंडिडेट का नाम दे सकते थे.
अपने चंद्रबाबू नायडू जी दे सकते थे, ऐसी क्या बात है. आई एग्री विद यू दैट. बट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट विल हैपन नाउ इन 3.0? बिकॉज व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग, लेट मी टेल यू दिस, व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द रोड, फ्रॉम द स्ट्रीट, कि भाई देखिए, एक तो नौकरियां मिलेंगी फटाफट, कि आप जो हैं यू विल कॉन्सेंट्रेट ऑन जॉब्स, क्योंकि अभी जॉबलेस ग्रोथ चल रही है. दिस इज व्हाट पीपल से. भले, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ बैटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, but the fact is that there is an impression that jobs are not there. Jobs are not there because government jobs are not there. Let's be very clear. And I hope that impression will go, and I hope to God that this time the growth will be all inclusive. Do you think that will happen, त्रिपाठी जी? 100%. इट्स ऑल इंक्लूसिव ओनली. वो पूरी तरीके से रहेगा, जॉब भी रहेगी, उस पर भी काम किया जा रहा है पूरी तरीके से. सी, एक बार होता है कि आप फर्स्ट टाइम पे आते हैं, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम जब आते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से, आई मीन लेट्स नॉट फॉरगेट कि जो हमारे अलायंस पार्टनर भी हैं, वो भी ऑन अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम लोग मिलके आगे करेंगे. जॉब बीइंग टॉप मोस्ट एंड अ क्रूशियल कॉज for the society, and हर वो चीज जो अभी in the process थी in terms of development, वो कंटिन्यू चलता रहेगा. उसमें किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं आने वाली है. There'll be no hindrance. But there is a hitch, Abhishek ji, there is a hitch, because including your alliance partner JDU also highlighted Agniveer. अग्निवीर वॉर वेरी एसेंशियल. शायद यूपी में भी बहुत बड़ा फैक्टर था अग्निवीर. नाउ इन स्पाइट ऑफ दैट अग्निवीर इशू, नाउ यू हैव कम आउट विद अ न्यू पॉलिसी दैट यूपी में पुलिस में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में पीपल विल रिक्रूटेड इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. नाउ अखिलेश यादव हैज गॉट अनदर इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड. बोले ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम्स फिर बीजेपी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. अग्निवीर एक हो गया, अब ये हो गया. तो युवाओं को आप बर्बाद कर रहे हैं, नौकरी बर्बाद कर रहे हैं. यू आर टेकिंग देम आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, और अपने मित्रों को, दैट नॉर्मल डायलॉग्स, दैट मित्रों को आबाद करते हो. तो अग्निवीर, आफ्टर अग्निवीर, वाज इट नेसेसरी टू कम आउट विद अ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इन पुलिस इन यूपी, बिकॉज दैट्स व्हाट द एलिगेशन ऑफ अखिलेश यादव. नहीं, अखिलेश जी के टाइम पे 2012 से 17 भी अच्छा नहीं लगता. बार बार हम वापस जाएं और उनका टाइम गिनाएं कि किस तरीके से पुलिस में भर्ती होती थी और धांधली होती थी. वो उस चीज को हम बार बार लेके बाहर आने की बात नहीं. हाँ, जहां तक हमारे कोलिशन पार्टनर नीतीश जी का है, तो डेफिनेटली एवरीबडी हैज अ से, एवरीबडी हैज अ व्यू पॉइंट, एवरीबडी कैन इवेल्युएट थिंग्स एंड कैन गिव सजेशन टू द गवर्नमेंट. आई थिंक इट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है. जहां तक रिक्रूटमेंट की बात है, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये चीज किया जा रहा है. सर, डीजी साहब ने मना किया है. यूपी के डीजी साहब जो है, उन्होंने मना किया. उन्होंने कहा कि ये एक इंटरनल नोट था जो कि बाहर आ गया, लीक कर गया, तो इसके ऊपर अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है. ये फॉर डिस्कशन रखा गया था कि क्या ऑन कॉन्ट्रैक्ट पुलिस को रिक्रूट किया जाए, जैसे महाराष्ट्र में पहले से ही हो रहा है, मुंबई में तो हो ही रहा है, तो कहीं ऐसा अगर यूपी में करें तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. ये एक डिस्कशन की चीज होती है, ये एक इवेल्युएशन की चीज होती है, कुछ प्लानिंग होती है, जो ये पॉइंट्स बना जाते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो क्या ये ऑप्शन है. उस चीज वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक डिस्कशन है और गवर्नमेंट का डिसीजन है आने वाले समय. तो अभी ये बताएं सर, मैं आपसे क्लियर कट सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि अग्निवीर स्कीम जो इंट्रोड्यूस की गई, चलिए वी वर आल्सो हैप्पी कि चलो देयर विल बी यंग पीपल हु विल बी कमिंग इन, हु विल गेट मिलिट्री ट्रेनिंग एंड ऑल दैट. बहुत बढ़िया चीज़ है. I wish there had been universal conscription instead of Agniveer, very frankly. Anybody above the age of 18, 16, 17, 18, they have to serve for at least 2 years in the army. मुझको ऐसा लगता है कि ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कानून होना चाहिए कि भले महिला हो, भले लड़के हों, सबको 2 साल के लिए फौज में ज़रूर सर्व करना चाहिए. तब जाकर के लोगों को मालूम पड़ेगा कि भारत की सुरक्षा क्या है. क्योंकि अभी क्या है सर, कोई आतंकवादी घटना होती है जम्मू में या कश्मीर में, वो तो वहाँ हो रही है ना, किसी को मालूम भी नहीं होता. Now, unless and until you've actually served over there, you don't really realize what our armed forces are going through. तो ये मुझे लगता होना चाहिए. लेकिन बहुत अच्छी बात है जी. ये सर मेरा सजेशन नहीं है. हमारे बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे, जनरल हून साहब, द मैन हु एक्चुअली कॉन्कर्ड साइचिन 1984 में, जिन्होंने साइचिन के ऊपर कब्जा किया था. ही हैड कम आउट विद दिस सजेशन कि एटलीस्ट फॉर 2 years ऑल यंग पीपल should be asked to serve in the army compulsorily without exception for at least 2 years. But anyway, I hope the government takes heed on that. But is it true that we are short of cash? कि हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं आज की तारीख में हमारे ट्रेजरी में. इसकी वजह से हम ये अग्निवीर स्कीम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्कीम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि पेंशन वगैरह का जो बर्डन आता है एक्सचेकर पे वो ना आए. कहीं ऐसा तो नहीं है सर?
त्रिपाठी साहब? वेरियस राजीव जी, वेरियस रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कोई एक स्कीम, बड़ी स्कीम बड़े लेवल पे जो नेशनल लेवल पे होती है उसको स्टार्ट किया जाता है। इसमें कोई, दिस इज नॉट समथिंग कि दिस इज परमानेंट और कि ऐसा ही होता रहेगा। बहुत बहुत समझ के साथ इस चीज को लाया जाता है कि आगे क्या इसके रेमिफिकेशंस होंगे, जी। क्या इसके रिजल्ट्स आएंगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट शॉर्ट ऑफ कैश और समथिंग। आई डोंट बिलीव कि वो एक ऐसा कोई रीजन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, बिकॉज यू स्टिल इन्वेस्टिंग इन सच स्कीम्स और वो कंटिन्यू स्कीम लेकिन उससे तकलीफ बहुत हो रही है सर, उससे तकलीफ हो रही है बहुत, especially with regard to the Gurkha regiments. We have six Gurkha regiments. There are 30,000 vacancies in the 6 Gurkha regiments which have not been filled because Nepali Gurkhas have refused absolutely to be part of the Agniveer scheme. They say you go back to the original recruitment scheme, which by the way has not been stopped, but nobody is being recruited as per that. तो उसमें बहुत तकलीफ होने वाली है। खैर एक It's a matter, जी, it's a matter of time. It's a matter of time. Recruitment takes its own time. पर वो जो ओरिजिनल है जो आपने अभी बोला वो तो एग्जिस्ट करती है फॉर डिफेंस फोर्सेस, तो वेरी मच वो 3 साल से नहीं हुआ सर, 3 years जी, it is जी, not अभी happening. 3 years it is not yeah. happening. So now the time has come for it to happen, and more than sure that a prime minister and defense minister and the system and you know will definitely implement it as early as possible. Need for introspection. Maharashtra politics. बीजेपी आस्क्ड उद्धव ठाकरे जी कि आप जरा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आप हमारे साथ जब थे आपका 18 सीट था, आप एमवीए में चले गए तो आप 18 से 9 हो गए, and your vote share came from 24% down to 16 to 17%. You need to introspect. But today उद्धव ठाकरे जी एमवीए के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिया, उन्होंने कहा कि we are fighting together, we are fighting the assembly elections together, there is no breakup. एंड उन्होंने कहा कि किस प्रकार से वो पूरे इलेक्शन लड़ेंगे, कौन से सेगमेंट में किसका लोग रहेंगे, तो एंटायर थीम, और एक दूसरे का एमएलए हम लोग पोच नहीं करेंगे, नहीं एक कॉमन एग्रीमेंट हो गए एमवीए के खिलाफ विद इन द एमवीए। ही इज नॉट कमिंग बैक। नाउ यू नीड टू हैव योर ओन स्ट्रेटजी, बिकॉज जिस प्रकार से लोकसभा यू वेंट अगेंस्ट यू, नाउ हाउ आर यू गोइंग टू डू द विधानसभा प्लानिंग? त्रिपाठी जी, मिस्टर उद्धव ठाकरे शुड नॉट अंडरस्टैंड दैट वो हमें ना बताएं, हम लोग खुद इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल थोड़ा सा लाइक महाराष्ट्र में हुआ है, थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था, हो भी गया, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अभी असेंबली इलेक्शन बेरली 3 months फ्रॉम नाउ इन महाराष्ट्र एंड विल बाउंस बैक, एंड हाउ वो सब महाराष्ट्र के लोग देखेंगे, खासतौर पे उद्धव ठाकरे और उनके जो अननेचुरल अलायंस जो उन्होंने बना के रखी हुई है। ये कोई ऐसी कहने की बात नहीं। हाँ, पर 22 जगहों पे 22 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं और आप 9 सीट लाते हैं तो समझ लीजिए कांग्रेस आपसे बहुत ज्यादा ऊपर है। वो पहले वो इंट्रोस्पेक्ट करें कि किस तरीके से ये चीज हुआ और उनका वोट शेयर गिरा है, परसेंटेज गिरा है, ये समझने की बात है। उनके कोalition में उनको तो अभिषेक जी क्या 9 सीट्स आ गए हैं, लेकिन ये हमें बताएं कि किस तरीके से क्या करना है, तो वो वी आर वर्किंग ऑन इट। तो अजीत दादा के साथ क्या होगा सर? अभी बड़ी डिमांड आ रही है कि वी शुड ड्रॉप द एनसीपी, जो अजीत दादा की एनसीपी उसको ड्रॉप किया जाए, क्योंकि उनकी वजह से बहुत बड़ा लॉस हुआ है। There are so many speculations, there are so many news revolving around. Nothing is true. We are in alliance right now, very much. In fact, day before yesterday, his wife Sunitra Pawar ji has filed a Rajya Sabha nomination in support of the the NDA and our Maharashtra coalition. So there is absolutely no this thing that we'll be fighting our elections. महायुति is already in trouble. त्रिपाठी साहब, सब एक दूसरे, बड़ा भाई छोटा भाई, the एकनाथ शिंदे सेना says हम बड़े भाई हैं, we are going to dictate terms. छगन भुजबल साहब वो नाराज है, बोले कि एक सीट था लोर, एक तो नासिक हम मुझे देने वाले थे, वो शिंदे साहब ने नहीं दिया, राज्यसभा में शायद मैं जा पाता, बात चर्चा भी चल रहा था, that also never happened. छगन भुजबल seems to be slightly angry. एकनाथ शिंदे group says हम बड़े भाई हैं. There seems nothing right in Mahayuti, and election is just 2-3 months away. अभिषेक, ये बहुत छोटी सी जो न्यूज सर्कुलेट की जा रही है, आई थिंक इट हैज नो मेरिट इन इट। छगन भुजबल जी प्रेजेंट थे जब नॉमिनेशन फाइल हो रहा था सुनित्रा पवार जी का, तो इस तरीके का स्पेकुलेशन लगाना कि उनको खराब लगा, तो वो होते नहीं वहां पे, तो वेरी मच ही वाज प्रेजेंट। तो इस तरीके से चीजों को फैला के और ये एक धारणा बनाना या इंप्रेशन क्रिएट करना कि महायुति में कुछ तरीके की प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। We've had in last 2-3 days, we're having our internal
party meeting at different offices in Mumbai, in Dadar, in Maharashtra, and all of that. इस हम पूरी तरीके से काम में लगे हैं, समझने में लगे हैं कैसे क्या है, पर प्रॉब्लम डेफिनेटली कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही है. It's important to see the political move. It's important to see the decisions that has been taken, and Rajya Sabha giving to her is one of the decisions that we are all together. You know, Tripathi ji, Maratha agitation is a big issue now. Maratha agitation, भले आपने जहांगीर पाटिल को temporarily contain कर दिया है, but that danger always lurks. He says, I am going to field candidates across Maharashtra. In every constituency, I am going to field candidates. That's what Jahangir Patil said, and he is responsible to a certain extent in defeat of Pankaja Munde, Mungantiwar, Rao Sahib Danve, Bharti Pawar, Navneet Rana, Kapil Patil. Majority of these candidates probably fell because of the Maratha votes here and there, because आपका और मायूती का 1% का ही difference है. Now, how are you going to address this issue? देखिए, ये एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है महाराष्ट्र में, और इट्स टेकिंग द हाई ऑफिसर्स टू डील विद इट. बट शरद पवार जी लगातार अगर उनको आके भड़का के जहांगीर पाटिल जी को बैठाएंगे अनशन में, फिर तोड़वाएंगे, फिर बैठाएंगे, ये जो उनकी पॉलिटिक्स है बहुत पुरानी, आई थिंक इट विल नॉट वर्क फॉर लॉन्ग. पूरी तरीके से हमारी गवर्नमेंट एंड द पार्टी, ये लोग इस इशू को मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट अवे मेक एनीबडी अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, बट यस एवरीबडी इज वर्किंग ऑन इट. देवेंद्र सर, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स. अभिषेक जी, हर एक को मालूम है क्या हो रहा है. कौन है जो किसको मालूम नहीं है, सबको मालूम है. लेकिन चलिए आपसे एक और सवाल पूछता हूं सर. क्या है कि अभी लोकसभा के चुनाव थे. लोकसभा में क्या है कि देयर आर 5 और 6 असेंबली सेगमेंट्स इन ईच लोकसभा सीट. 5 या 6 या 7 होती हैं हर जगह पे. उसमें क्या है कि सबके वोट इकट्ठे आते हैं. तो असेंबली सेगमेंट में यहाँ पर देखा गया है कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं वहाँ पर तकरीबन 95% वोट जो है मुस्लिम्स का, वो कांग्रेस को पड़ा है या एमवीए को पड़ा है, आपको नहीं पड़ा है. इट इज़ नॉट गॉन टू यू. नाउ आई डोंट थिंक दैट विल वर्क इन दी असेंबली. असेंबली में शायद वो काम नहीं करेगा क्योंकि असेंबली का डिवाइडेड. तो देयर आई थिंक यू प्रॉबेबली हैव एन एडवांटेज. दैट्स व्हाट आई थिंक, बिकॉज देयर द मुस्लिम वोट इज कॉन्सेंट्रेटेड in say about an X number of assembly seats where the MVA will do well. So perhaps that accounts for the confidence of Devendra Fadnavis ji. मुझको ऐसा लगता है. डेफिनेटली. सी, मैं आपको बताऊं बहुत ही डिटेल में विद डेटास, वो सारी चीजें हमने इलेक्शन के बाद बैठ के एट एवरी लेवल, एट द टॉप लेवल एंड अदरवाइज वी वर्कड ऑन द डेटास. कैसे कहाँ पे किस प्रकार से वोटिंग हुई है, क्या किस तरीके का रुझान आगे आया है, या कैसे सब चल रहा है, तो उस पर भी हम अभी और ज़्यादा बेटर करने की ट्राई करेंगे आने वाले समय में. बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको टैकल करना है, और एक समुदाय विशेष के बेसिस पे हम नहीं चलेंगे, लेकिन यस इट्स ऑल इंक्लूसिव, सारा चीज़ रहेगा. और किसी तरीके का इस बार असेंबली इलेक्शन स्पेशली इन महाराष्ट्र में जो फेक जो न्यूज हो या किसी बात को चलाना हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, इस तरीके की चीजें अब हम होने नहीं देंगे. ये हो चुकी है पास्ट में, लेकिन आने वाले समय में महाराष्ट्र में ये चीज अब नहीं चलेगी. सर, यहाँ पर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भाई देखिए, नरेंद्र मोदी जी, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, एंड आई हैव बीन इन जर्नलिज्म फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई स्टार्टेड माई करियर वे बैक इन 81-82. सर, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि भाई पासमंदा मुसलमान जो हैं, लोअर कास्ट मुसलमान जो हैं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम, उनको आप मेन स्ट्रीम में लाइए, उनके लिए काम कीजिए वगैरह वगैरह. तो वो एफर्ट जो था उसका क्या हुआ सर? वो आगे बढ़ा नहीं. व्हाट हैपेंड? अभिषेक जी. राजीव जी, वेल आई रियली कांट कमेंट ऑन दैट, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो प्रधानमंत्री जी ने खुद बोली है, और वो इस विषय पे काम कर रहे होंगे, क्योंकि एक बार जब वो बोलते हैं तो वो करते हैं. और उनके अभी इलेक्शंस आ गए बीच में, अभी आने वाले समय में वो डेफिनेटली इसको हैंड्स ऑन लेंगे और इस विषय में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात उन्होंने बोली थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बोली थी, मीनिंगफुल थी, कंस्ट्रक्टिव थी कम्युनिटी के लिए. तो वो भूलने वाले व्यक्तियों में से है नहीं. वो पूरी तरीके से हिल कम बैक ऑन दिस. क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पासबंदा मुसलमान जो फर्क है अशराफ और अफजाल में, अशराफ मुस्लिम्स आर दोज हु आर हाई कास्ट मुस्लिम्स हु कंसिडर देमसेल्व्स टू बी डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ अरब्स, इरानियंस एंड अफगान्स.
and the Azlaf are the Indians who were there, who were converted and who admit they are converted. उनके बीच में बहुत फर्क है सर, और उसको लेकर के for the first time a prime minister actually pointed this out and asked people to work on it. Now I have been told that there was a lot of resistance within the BJP itself to work on that. The RSS worked. RSS का जो minority cell है headed by इंद्रेश कुमार जी, they worked hell of a lot on that, बहुत उन्होंने काम किया वगैरह, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बहुत hesitation थी इसके ऊपर काम करने में. अब आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपको इस विषय में कुछ मालूम है या नहीं, ये जरा बताएं. जी नहीं, मुझे इस विषय पे मैं किसी तरीके हेजिटेशन हो या ऐसा कोई भी ना मैंने सुना है, ना मैंने किसी तरीके से फील किया है, इसको एक्सपीरियंस किया है. कोई हेजिटेशन नहीं है. वंस पीएम हैज सेड दिस एंड हैज टेकन इनटू हिज अकाउंट, आई थिंक ये बहुत ही सेंसिटिव चीज है. इसको आगे लाना एजुकेशन के थ्रू, वर्क के थ्रू, मेनी अदर वेज, मोदी जी विल डेफिनेटली डायरेक्ट. The Congress calls Prime Minister Modi महंगाई man Modi. महंगाई man Modi. बोले आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए. Price rise, inflation, you couldn't contain. You have reached a 15-month high record. 15-month record where inflation and food, this price rise is concerned. Food articles up by 10%, pulses up by 21%, vegetables 33%, onions 58%, potatoes around 14%. So they have termed Prime Minister Modi as a Mengai man Modi. How do you react to that? Because Congress is on the offensive now. It's absolutely baseless, anything coming out from this gentleman called Rahul Gandhi, who's fed, who's taught, who's tutored by so-called wise people in the Congress category. I think ये completely है, एक matter of time होता है. कभी-कभी price rise होती है for different reasons that we face. There could be many reasons why price rise होती है. It has nothing to do with that. Government is not incapable of controlling it. ये एक like always एक लहर चलाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पर ऐसा है नहीं. वो प्राइस बहुत जल्दी अगर बढ़ती भी है, in case it goes high, वो बहुत जल्दी कंट्रोल भी कर लिया जाता है, उसको नीचे भी लाया जाता है. जब वो किया जाता है तो उसके बारे में बात नहीं होती. They don't talk about it. But yes, this man comes. He suddenly, found his voice. In the Congress, within Congress, forget the nation, कि मैं बोल सकता हूँ, मुझे लोग सुन सकते हैं कांग्रेस में, तो उन तरह की बातें बोलते हैं. Sir, price rise is a major issue. It is a major issue. Definitely it is. We are not denying it. We are very much not denying it. But the fact that the government is working on it, not only at the central level, but different states also, that is also a fact. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच अभिषेक त्रिपाठी जी, और आपको मुबारकबाद. तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी, एक बार फिर प्रधानमंत्री. पंडित नेहरू का रिकॉर्ड उन्होंने इक्वल किया है. मैं उम्मीद करता हूं दैट मोदी 3.0 विल सी ऑल अराउंड and completely all embracing growth. I hope. And he's a foodie also. Tripathi ji is a foodie. He loves to post pictures about the delicious dishes that he eats all the time. and I'm not just a foodie, I'm a cook myself. So every time I post a picture, it's being made by me. Fantastic. He never invited us. He has never very invited soon. us. I am getting the entire, at to you both. Please, it'll be lovely. Why don't you come to the office? Very it'll much. be really lovely to do it. Hey, let's do a show with you in your kitchen. Yeah. Let's do that. That'll be fantastic. Oh, Okay, super. Abhishek Tripathi ji, cooking. Thank you so much. Thank you. Wonderful, I'm sir. looking forward to it. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank Jai Shri Ram, Har Har Mahadev, sir. Thank you. Har Har Mahadev. I am sure that the BJP would have worked on. They would start working on it. Whatever it is they are supposed to be working on, and also the fact that आपने जो इशू रेज किया पशवंदा मुस्लिम्स, जी. they require help, and Modi ji, as you said, rightly pointed out the thing. सर 2.5-3 साल पहले मोदी जी ने कहा था, Correct. इंद्रेश कुमार जी ने माइनॉरिटी सेल बनाया Correct. आरएसएस का, जिसमें आपको मालूम है कितनी मेहनत हो रही थी. बिल्कुल. उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खुद के जो लोग हैं दे रेजिस्टेड इट, और उसके बाद जो मोदी जी ने कहा कि भाई वो क्या बोलते हैं, वो क्या है वो मंगलसूत्र और भैंस का जो मैटर आ गया, उसके बाद क्या है कि वो पूरा का पूरा वो बह गया. लेट्स बी वेरी क्लियर. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड वाज द एंटायर मुस्लिम वोट गॉट कंसोलिडेटेड कंप्लीटली, बिकॉज एज फार द मुस्लिम्स आर कंसर्न, मुस्लिम ने क्या कहा कि यार कि मैं अपनी बीवी के लिए क्या मैं खुद दागीना नहीं खरीद सकता क्या? और मुस्लिम औरतों ने कहा कि हमारे हस्बैंड क्या चोर हैं जो हिंदू औरतों का मंगलसूत्र खींच करके ले आएंगे? व्हाट इज दिस? और हिंदुओं ने कहा कि भाई क्या हम लोग इतने कमजोर हैं कि हम अपनी बीवी का, अपनी पत्नी का मंगलसूत्र किसी को चुराने देंगे?
सर ऐसा नहीं होता है, ये पता नहीं किसने एडवाइस दी। Sir, you know, if you remember when the Karnataka elections happened, Ji. and Modi and Amit Shah went on this particular rampage, we're trying to consolidate or on the Hanuman Chalisa, Hanuman Chalisa and all. Ji. And when this started here in the Lok Sabha, we were discussing, We knew. are we following the Karnataka pattern? And exactly the same thing happened. Is he going to? He's believed that he's going to lose, so try and consolidate or the majority population and try and gain the maximum you can. Sir, and probably he worked on that. प्रदीप जी, एक छोटी सी चीज मैं आपके सामने रखता हूँ। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो है वो एडवाइस दे रही है उद्धव ठाकरे जी को कि भैया देखो आपकी 18 सीट थी, 18 की 9 रह गई। अरे भाई आपकी 23 सीटें थी, आपकी भी तो 9 रह गई। आप बताइए, who has lost more? When they say Uddhav ji was with the BJP, Uddhav Thackeray had 18 seats. Certainly, when the BJP was with Uddhav Thackeray, they had 23 seats. Today they've got only 9 seats with their new partners. And the vote share of actually Uddhav means एक चीज है वो भी सही है कि 18 से 9 आ गए, the vote share was around 24%. It is reduced to around 17%. The 7% fall in the vote share of Uddhav लेकिन Thackeray प्रदीप also. जी, look at the number of seats they fought at that time. They had what 23 and they won 18. जी. So They it was fought a good strike rate. That was at that time. That was at the time of the Balakot. Yes. Just following the Balakot strike, there was a Modi wave. Modi wave के दौरान 18 सीटें आई ना उनकी, मानते हैं। But एकनाथ शिंदे का जो जंप है, he has reached around 13% vote share in 2.5 years. लेकिन प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पे सिंबल की है ना। सिंबल तो वो एक ही है ना। शिवसेना का सिंबल तीर कमान जो मिला हुआ है 1967-68 से, वो सिंबल है। I am reasonably certain Mr. Shinde must have got a lot of votes meant for Uddhav Thackeray. Let's be very clear. सबने धनुष बाण को हर एक क्या करेंगे सर? देखिए, शिवसेना का जो फॉलोअर है, जो शिवसेना गए, वो तो धनुष बाण दिखता है। बाला साहब ठाकरे धनुष बाण लगा दीजिए। अब किसको क्या पता कौन सी मशाल है, ये क्या है, व्हाट इज दिस मशाल? और मशाल भी बाय द वे प्रदीप जी 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी जहाँ पे छोटी छोटी अलग अलग किस्म की मशाल देती थी इलेक्शन कमीशन ने अलग अलग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को। सो इन स्पाइट ऑफ द ऑड्स उद्धव ठाकरे has done well, and in spite of the same odds I believe the BJP has done very very badly. But both Uddhav Thackeray and Eknath Shinde have done well. Let's be very clear. The one party which has suffered the most is the BJP. And as far as Mr. Ajit Dada Pawar is concerned, that is neither here nor there. Let's be very clear. No, you have to understand one thing: the Congress has to keep Uddhav Thackeray ji with them, because definitely Uddhav ji has not done very well for whatever reasons. But the Congress has He's done gained. well. Congress has exceeded all expectations. From 1, they have come to 13. Pradeep ji, I disagree with you there. Uddhav ji has done very well. Everybody had thought that Uddhav Thackeray would be decimated. The opinions were extreme. On the one hand, people used to say that Uddhav Thackeray will sweep the elections, and on the other, it was ज़्यादा उद्धव ठाकरे को 2 सीटें आएंगी। अरे भाई 9 सीटें लेकर के आ गए, एक्चुअली 10 सीटें लेकर के आए। Let's be very clear. No, what I'm trying to say the is fact they that have to that Ravindra cajole Vaikar's and keep them together, because Sir, आज उसपे जो भी आते हैं। नाना पाटोले जिस प्रकार से बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी Are और you यूबीटी surprised? से Sir, कि हमारा ज्यादा सीट्स आए आपको। Are you surprised? कांग्रेस सर ऐसा होता है, कांग्रेस जब ताकतवर होती है, कांग्रेस के तेवर अलग होते हैं। इट्स अ डिफरेंट कांग्रेस। कांग्रेस की जब हालत खराब होती है, कांग्रेस इज विलिंग टू मेक एनी सैक्रिफाइस। अभी देखिए, जब नेगोशिएशन होगी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आई होप द एमबीए रिमेन्स टुगेदर, बट द ग्लू कीपिंग द एमबीए टुगेदर इज मिस्टर शरद पवार। आई होप ही विल बी एबल टू वर्क आउट ऑन एवरीथिंग। लेकिन उद्धव ठाकरे जी की असल में 10 सीटें आई हैं। आप देखना, ये रिवर्स होगा। ये मुंबई नॉर्थ वेस्ट का जो रिजल्ट आया है, ये रिवर्स होगा सर। रविंद्र वाइकर जी के 2 रिश्तेदारों के खिलाफ केस फाइल हो गया। पुलिस has filed a case that how were they inside the polling area, how were they inside the counting area with their mobile phones. In any event, let's go straight across to our friend